फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था। इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो नए चैनल पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रुमिनदेई, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है कौशाम्बी। तो किसे कहा जाता है? और चौथा है बी और सी दोनों। तो निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो प्रयाग और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, किस स्तंभलेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है रुमदेई अभिलेख, और तीसरा है सांची, और चौथा है निगाली गांव। तो किस अभिलेख से या किस स्तंभलेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है? तो ये किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस स्तंभलेख में कराधान की चर्चा की गई है? निम्न में से किस स्तंभलेख में कराधान की चर्चा की गई? तो पहला ऑप्शन है प्रयाग, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है निगाली गांव, चौथा है रुमिनदेई। तो किस अभिलेख में की गई है? तो ये की गई है रुमिनदेई अभिलेख में, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? तो पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है नालंदा, चौथा है पावापुरी। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया? तो पहला ऑप्शन 1/8, दूसरा है ऑप्शन हम लोगों का 1/7, तीसरा ऑप्शन 1/6, चौथा ऑप्शन 1/5। तो कितना कर दिया था? तो अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था, यानी जो ए ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? तो किसने कहा था ये? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है दशरथ, तीसरा है उदयन, चौथा है अशोक। तो किसने कहा था ये? तो ये अशोक द्वारा कहा गया कथन था। इसने कहा था अपने अभिलेख में कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्य को अपनी संतान कहा था? किस अभिलेख में अशोक ने अपनी सभी मनुष्य को अपनी संतान कहा था? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है धौली, तीसरा है जौगढ़, और चौथा है बी और सी दोनों। तो किस अभिलेख में कहा था? तो इसने धौली और जौगढ़ अभिलेख में कहा था, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन होगा ये सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो किसने करवाई थी? तो पहला ऑप्शन है महापद नंद, दूसरा है धनानंद, तीसरा है अशोक, और चौथा ऑप्शन है उदयन। तो किसने करवाई थी? किस शासक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी, यानी जो सी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे? तो किस अभिलेख से ये पता चलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है रांची,
तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है गिरनार। तो गिरनार अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हत्या यानी जीव हिंसा त्याग दी थी? किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी थी? तो पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है कंधार, चौथा है कौशाम्बी। तो किस अभिलेख से? तो कंधार अभिलेख जो था इससे प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी थी, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था? कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है अरमाइक, तीसरा है यूनानी, चौथा है बी और सी दोनों। तो किस लिपि में था? तो अरमाइक एवं यूनानी लिपि में था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, बी और सी ये दोनों सही है, डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ से प्राप्त शतमलेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, बनारस, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के शतम लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शतम लेख में अशोक ने अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है? किस शतम लेख में अशोक ने अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है? तो पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है ए बी और सी तीनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी तीनों अभिलेख में शतम लेख में अशोक ने अपनी महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है जूनागढ़, दूसरा है भाब्रू, तीसरा है सांची, चौथा है सारनाथ। तो कौन सा अभिलेख? तो भाब्रू अभिलेख जो है वो शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है मगधी, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा थी, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है अरमाइक, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है यूनानी, चौथा है खरोष्टी। तो किस लिपि में लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं लिखा जाता है खरोष्टी में, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई है? अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई? तो पहला ऑप्शन है एरारगुड़ी, दूसरा है भाब्रू, तीसरा है कंधार और चौथा है कौशाम्बी। तो किस अभिलेख में? तो एरारगुड़ी जो अभिलेख है वो उसमें शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में गुहालेख के साक्ष्य मिले हैं? बिहार के किस जिले में गुहालेख के साक्ष्य मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है गया, चौथा है पाटलिपुत्र। तो गया जिले में
बिहार के गया जिले में गुहा लेख के साक्ष्य मिले, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाओं में शिलालेख के गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे होगा नागार्जुनी, दूसरा है आपका बराबर, तीसरा है कर्ण चौपर, चौथा है और सी दोनों। तो कहाँ के मिले हैं? तो बराबर की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं, यानी बी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है उदयन, तीसरा है अशोक, चौथा है कालाशोक। तो किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, यानी जो सी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था? अशोक ने किस धर्म के साधुओं को वह दान दिया था? पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है आजीवक, तीसरा है जैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने आजीवक धर्म के साधुओं को वह दान दिया था, यानी जो बी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुहा लेख की भाषा क्या थी? तो क्या थी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है मगधी, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। तो गुहा लेख की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था? निम्न में से किसने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था? तो पहला ऑप्शन है केविन रड, दूसरा है मार्क कपूर, तीसरा है स्मिथ और चौथा है हॉकिंस। तो किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 2। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य जो था वो 4 भागों में विभक्त था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता है? उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता था? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो उत्तरापथ के अंतर्गत ये तीनों राज्य आता था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता था? निम्न में कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता था? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। निम्न में राज्य अवंती के अंतर्गत आता था, निम्न में से कौन राज्य? तो तीनों राज्य जो था वो अवंती के अंतर्गत आता था, यानी जो डी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तीनों जो राज्य है वो दक्षिणापथ के अंतर्गत आता है, यानी जो डी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे? तो पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 600, तीसरा है 700, चौथा है 800।
तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में 800 गांव आते थे, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? तो पहला ऑप्शन है 400, दूसरा है 300, तीसरा है 200 और चौथा है 100। तो कितने गांव आते थे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में? तो 400 गांव आते थे, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मौर्य प्रशासन के तहत खारविटक के अंतर्गत कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के तहत खारविटक के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 250, तीसरा है 200 और चौथा है 150। तो कितने गांव आते थे खारोटिक के अंतर्गत मौर्य प्रशासन के? तो ये आते थे आपके 200 गांव, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य प्रशासन के तहत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के तहत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 250, तीसरा है 200, चौथा है 100। कितने गांव आते थे? तो 100 गांव आते थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है कर, दूसरा है बोनस, तीसरा है राष्ट्र, चौथा है मालगुजारी। तो क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है दुर्ग, दूसरा है शाम, तीसरा है हाट, चौथा है नाम। तो क्या कहा जाता था? तो दुर्ग कहा जाता था, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? तो कौन करता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन गुप्त, दूसरा है अमात्य, तीसरा है समाहर्ता, चौथा है महामत। तो कौन इकट्ठा करता था? तो समाहर्ता, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र का लेखक है? निम्न में से कौन अर्थशास्त्र का लेखक है? पहला ऑप्शन अश्वघोष, दूसरा है नाथ मुनि, तीसरा है नागसेन और चौथा है कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो कौटिल्य है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। कौटिल्य का चाणक्य भी नाम है और विष्णुगुप्त भी कौटिल्य का ही नाम है। और ये जो अर्थशास्त्र है किस विषय पे है? तो ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है समाहर्ता, दूसरा है पंत, तीसरा है तीर्थ, चौथा है कंटक। तो क्या कहा गया है? तो उच्च अधिकारी को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो तीर्थ कहा गया है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18, चौथा है 19। तो कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है महामात्य, दूसरा है कंटक, तीसरा है जम्बुत, चौथा है कर्ता। तो तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्य कहा जाता था, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिले में कानून व्यवस्था देखता था? निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिले में कानून व्यवस्था देखता था? तो पहला ऑप्शन है पुरोहित, दूसरा है कंटक, तीसरा है समाहर्ता, चौथा है युवराज। तो कौन देखता था? तो समाहर्ता देखता था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? तो कौन होता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का युवराज, दूसरा है अमात्य, तीसरा है खेवट, चौथा है समाहर्ता। तो निम्न में से कौन मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? कौन सा? समाहर्ता होता था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है समाहर्ता, दूसरा है कंटक, तीसरा है सील और चौथा है सन्निधाता। तो क्या कहा जाता है? सन्निधाता कहा जाता था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राजकीय भूमि का अधिकारी था? निम्न में से कौन राजकीय भूमि का अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन है सीताध्यक्ष, दूसरा है सन्निधाता और तीसरा है कंटक, चौथा है गोप। तो राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था उससे सीताध्यक्ष कहा जाता था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अमात्य, दूसरा है गोप, तीसरा है कंटक, चौथा है पण्याध्यक्ष। तो क्या कहा? कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो पण्याध्यक्ष कहा जाता था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन धातु नियंत्रक था? निम्न में से कौन धातु नियंत्रक था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का किलध्यक्ष, दूसरा है लोहाध्यक्ष, तीसरा है धातुध्यक्ष, चौथा है कंटकशील। तो निम्न में से धातु नियंत्रक कौन था? तो लोहाध्यक्ष, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन चारागाह अधिकारी था? निम्न में से कौन चारागाह अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन है पण्याध्यक्ष, दूसरा है चाराध्यक्ष, तीसरा है विविधताध्यक्ष, चौथा है गोप। तो निम्न में से कौन चारा अधिकारी था? तो विविधताध्यक्ष, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बाट एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? बाट एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है पण्याध्यक्ष, दूसरा है विविधताध्यक्ष, तीसरा है गोप, चौथा है पौत्वाध्यक्ष। तो बाट एवं तराजू अधिकारी को पौत्वाध्यक्ष कहा जाता था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिक्का निरीक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था? सिक्का निरीक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है मुद्राध्यक्ष, दूसरा है सील अध्यक्ष और तीसरा ऑप्शन है रूपक दर्शन और चौथा अध्यक्ष है टका अध्यक्ष। तो सील अधिकारी को रूपक दर्शक कहा जाता था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्षेत्रीय गवर्नर तो शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा है कंटक, तीसरा है राजुक और चौथा है आपका शीलाध्यक्ष। तो क्षेत्रीय गवर्नर एवं शांति न्याय रक्षक कहलाता था राजुक, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था? राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था? तो पहला ऑप्शन है सील, दूसरा है प्रतिवादी, तीसरा है प्रतिवेदक, चौथा है हाटक। तो क्या कहलाता था राजा का निजी सचिव? तो प्रतिवेदक कहलाता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, टकसाल अधिकारी क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन टंकन सिंह, दूसरा है पौताध्यक्ष, तीसरा है लक्षणाध्यक्ष, चौथा है मुद्राध्यक्ष। तो टकसाल अधिकारी जो है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।